दोस्तों, इस खेती से 8 महीने में हो सकती है रुपए की कमाई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस खेती से हो सकती है 8 महीने में रुपए की कमाई। कैसे हो सकती है दोस्तों अधिक कमाई? कौन सी फसल है, जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, यदि आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। और यदि दोस्तों आप अपने टाइम पास के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को यहीं छोड़कर कोई अच्छी सी दूसरी वीडियो देखिए, जहां से आपके लिए कुछ अच्छा सीखने को मिल सके। ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है, उन मित्रों के लिए है जो खेती में कुछ अच्छा और नया करना चाहते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है टर्मरिक के ऊपर। हल्दी की उन्नत अधिकतम पैदावार वाली खेती कैसे करें, कौन कौन सी प्रजातियां हैं और किस प्रजाति की पैदावार कितनी है, किस समय लगा सकते हैं, सब कुछ जानेंगे दोस्तों विस्तार से इस वीडियो में हम। बस आप स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अभी कर लीजिए और साथ में जो छोटा सा घंटी का आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हल्दी टर्मरिक की। तो दोस्तों, आपके लिए जानकर ये खुशी होगी, जो हल्दी है वह कुरक्यूमा लौंगा समूह मतलब कि जिनजेबरेसी कुल का पौधा है और जिसका प्रयोग मसाले, औषधि, रंग सामग्री और सौंदर्य को निखारने के रूप में एवं धार्मिक अनुष्ठानों में काफी हद तक डेली यूज में लिया जाता है। हल्दी की खेती एवं निर्यात में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, जिसका आप सभी के प्यार और विश्वास पर ये कारोबार चलता है। हमारे किसान भाई जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट भारत देश में एक निष्ठता जुटता को ऊपर देखने को मिलता है और विश्व में पहले नंबर पर भारत के स्थान को लेकर आया है। भारत के मुख्य हल्दी उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा आदि शामिल हैं। भारत में 2 लाख हेक्टेयर आंकलिक क्षेत्रफल से इसका उत्पादक करीबन 10 लाख टन से अधिक माना गया है। दोस्तों, हम हल्दी के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी समझेंगे। आप वीडियो को निश्चित होकर ध्यान पूर्वक सुनिए कि हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके से खेती करने के नए नए तरीके हम यहाँ पर सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों, बात करें हल्दी की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी कौन सी और कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, हल्दी की खेती विभिन्न उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के समुद्र तट पर और समुद्र तट से 1500 मीटर तक ऊंचाई वाले स्थानों में 20 से 30 सेल्सियस टेम्परेचर पर 1500 मिलीलीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तथा सिंचाई की पर्याप्त सुविधा वाले सूखे इलाकों में भी हल्दी की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। आज हमारे कई सारे किसान भाई ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं हल्दी की खेती से। कैसे कमाते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं, और ये हल्दी कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है, फिर भी अच्छे जल निकास वाली रेतीली या दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार सर्वोच्च उत्तम मानी जाती है। अब बात करें दोस्तों हम हल्दी की उन्नतशील किस्मों की, वो कौन कौन सी है। तो देश भर में दोस्तों कई सारी प्रजातियां अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उगाई जाती है। ज्यादातर ये उन्हीं स्थानों पर उगाई जाती है जहां ये पैदा की जाती है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रजातियां हैं, जैसे कि तेक्कुरपेट, सुगंधम, अमलापुरम, इरोड लोकल, आलप्पी, मुबादुपुषा और लाकडांग आदि ऐसी हल्दी की उन्नतशील किस्में हैं जो कि प्रदेश में सभी जगह उगाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ और ऐसी उन्नतशील किस्में हैं जिनकी पैदावार, उपज और पकने की अवधि कितनी है ये भी समझ लीजिए। जैसे कि पहली आती है सुवर्णा, सुगुणा, सुदर्शना, IISR प्रभा और VSR1 और IISR प्रतिभा, कृष्णा, सुगंधम, रोमा, सुरोमा, रंगा, रश्मि, राजेंद्र, सोनिया और कुवन। ये सभी ऐसी किस्में हैं दोस्तों जो कि 160 दिन से लेकर
220 दिन के अंतराल पर आसानी से पककर तैयार हो जाती है और अच्छी पैदावार भी दे जाती है। तो ये तो हो गई उन्नतशील किस्मों की बात। अब बात करें भूमि की तैयारी वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो हल्दी की खेती में पहली मानसूनी वर्षा होते ही भूमि की तैयारी कर लेनी चाहिए। लगभग 4 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं और लेटेराइट मिट्टी के लिए आर्द्र चूना 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करके अच्छी तरह जुताई करते हैं तो इसमें पैदावार अच्छी मिल जाती है। और मानसून की पहली वर्षा होने के तुरंत बाद 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर क्यारियां बना लेते हैं और मेड़ बनाकर भी रोपाई की जा सकती है। जरूरी नहीं कि क्यारियों में ही इसकी बुआई करें। अब इसके बाद बात करें हम हल्दी की खेती में बुआई का समय क्या रहता है। तो हल्दी की खेती केरल और पश्चिम तटीय क्षेत्रों में जहां वर्षा जल्दी शुरू हो जाती है वहां पर अप्रैल मई में मानसून की वर्षा की शुरू होते ही फसल की बुआई की जा सकती है। और जहां पर बारिश थोड़ी लेट होती है तो वहां पर मई के बाद जून जुलाई में भी इसकी बुआई कर सकते हैं और कहीं कहीं पर मौका मिलने पर अगस्त महीने में भी इसकी बुआई करते हैं। तो टोटल इसका जो टाइमिंग रहता है दोस्तों वह अप्रैल महीने से शुरू हो जाता है जो कि अगस्त महीने तक चलता है। डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, कब कहां पर किस तरह का मौसम बन रहा है या बारिश हो रही है या फिर पानी की उत्तम व्यवस्था है कि नहीं, उसके अनुरूप इसकी व्यवस्था की जाती है। अब बात करें हम हल्दी की खेती में बीज दर एवं बुआई विधि की। तो मूल प्रकंदों को उसी रूप में या टुकड़े करके बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए स्वस्थ एवं रोग रहित प्रकंदों को ही चुनना चाहिए। यदि आप सड़े गले या दाग धब्बे वाले प्रकंदों को चुनेंगे तो उनसे आपके प्रोडक्शन पैदावार में कमी आएगी। और यह 25 बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई गई कतारों में कुदाली से छोटे छोटे गड्ढे खोदकर बुआई कर सकते हैं या फिर आप हल की सहायता से भी नालियां निकालकर बड़े बनाकर उसमें भी बुआई कर सकते हैं और उसके ऊपर मिट्टी या महीन गोबर की खाद से ढक देना चाहिए। ध्यान रहे कि गोबर की खाद जो डालेंगे वह टोटल सड़ी हुई पची हुई खाद होनी चाहिए। यदि आप गलती से भी कच्ची खाद डाल देंगे तो आपकी फसल 25% मतलब 25% प्रभावित हो जाएगी और जमीन के अंदर कंद सड़ भी जाएंगे। ये इसमें ध्यान देना चाहिए। और बात करें मेड़ और कूण के बीच की दूरी की तो यह 45 से 60 सेंटीमीटर और कतारों एवं पौधे के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर दूरी रखने पर हल्दी की खेती में अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। और इसमें हमारे किसान भाइयों का एक और सवाल रहता है कि यदि हल्दी हम 1 हेक्टेयर में लगाएं तो कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 हेक्टेयर जमीन के लिए आप 2.5 से 3 कुंटल बीज आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब बात करें इसमें हम हल्दी की खेती में उर्वरक की मात्रा कितनी एवं कब प्रयोग करनी चाहिए। तो हल्दी की खेती में भूमि की जुताई के समय अथवा रोपाई के बाद आधारित खाद के रूप में गोबर की खाद व कंपोस्ट खाद 40 टन प्रति हेक्टेयर की दर से क्यारियों में फैलाकर बीजों को ढकते हुए प्रयोग करनी चाहिए। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस एवं 120 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक का बीच बीच में प्रयोग करना चाहिए। और रोपाई के समय जिंक और मूंगफली की खली जैसे कि कार्बनिक उर्वरक 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी प्रयोग करेंगे तो भी आपके लिए फायदा फसल में अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों इसमें हम पलवार करने की तो हल्दी की खेती में रोपाई के तुरंत बाद हरे पत्ते 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से पलवार कर सकते हैं। खरपतवार निकलने पर 45 दिनों के बाद उसी मात्रा में हरे पत्तों से पलवार दोहराना चाहिए और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अब पलवार करने के लिए आप किसी भी तरह के हरे पत्ते ले सकते हैं या फिर धान की पवाल भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई चीज फिक्स हो, बस उसको ढक देना चाहिए। ढकने पे उसका अंकुरन अच्छा होगा। यदि हल्दी के गांठों को जमीन को हम ढकेंगे नहीं तो फिर हमें वो प्रोडक्शन पैदावार या फिर वो अंकुरन देखने को नहीं मिलेगा जो एक्चुअल में मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम पलवार करके उसको प्याल से ढक देते हैं। अब बात करें इसमें हम निंदाई गुड़ाई की
तो खरपतवार की गहनता के आधार पर रोपाई के 60 दिन बाद निंदाई गुड़ाई अवश्य करना चाहिए। फिर आप 60 के डबल यानी 120 दिन बाद, फिर 150 दिन के बाद 3 बार निराई गुड़ाई जरूर करें। इसके बाद चौथी बार में तो आपकी फसल खुदने के लिए तैयार हो जाएगी, तो फिर निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंचित फसलों के लिए जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार दोमट मिट्टी में 15 से 25 बार सिंचाई और रेतीली मिट्टी में कम से कम 30 बार सिंचाई जरूर करना चाहिए, लेकिन जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए। जब भी जिस तरीके की जरूरत पड़ती है उसी के अनुसार सिंचाई करेंगे तो फसल में फायदा होगा। यदि जरूरत ना पड़ने पर भी आप सिंचाई पे सिंचाई कर रहे हैं तो फसल प्रभावित हो सकती है, जमीन के अंदर कंद सड़ सकता है, तो ये आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब दोस्तों, इसमें यदि हम मिश्रित फसल करना चाहें तो जैसे कि हमारे कई सारे किसान भाई बोलते हैं अदरक है, हल्दी है, उनके साथ हम कोई दूसरी फसल लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो देखिए किसान भाइयों, कोई भी नुकसान नहीं होगा, आप बिल्कुल दूसरी फसल ले सकते हैं। जैसे कि नारियल एवं सुपारी के बागों को आप हल्दी के खेत में लगा सकते हैं। ये दोनों पेड़ ऐसे रहते हैं जो जमीन से काफी ऊंचे निकल जाते हैं और जमीन के सतह पर हमारे हल्दी अदरक रहते हैं, जिसमें एक साथ 2 फसल ली जा सकती है। अब बात करें हल्दी की फसल में लगने वाले कीट की और उनके नियंत्रण की। इसमें सबसे पहला रोग है वह यह है पर्णचित्ती मतलब लीफ स्पॉट। इसके लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों, यह पर्णचित्ती रोग कोलेटोट्राइकम कैपेसिकी के द्वारा होता है, जो नए पत्तों की ऊपरी सतह पर विभिन्न आकार में बादामी रंग वाली बिंदियों के रूप में दिखाई देता है। ये बिंदियां अनियमित आकार वाली होती हैं और हृदय में सफेद या भूरे रंग वाली होती हैं। बाद में 2 या अधिक बिंदियां मिलकर पूरे पत्ते को ढकने वाले अनियमित धब्बे हो जाते हैं और क्रमिक रूप से रोगग्रस्त जो पत्ते रहते हैं वह धीरे धीरे सूख जाते हैं और प्रकंद अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आप जिनेव 0.3% या 1% बोडो मिश्रण का छिड़काव इस रोग पर नियंत्रण के लिए करेंगे तो आपका ये रोग नष्ट हो जाएगा। बात करें पर्ण दाग की, जो कि लीफ ब्लोच रहता है, तो पत्ते धब्बा ट्रेफिना माकुलंस के कारण यह रोग हो जाता है और पत्ते के दोनों भागों पर छोटे अंडाकार या फिर अनियमित बादामी रंग वाले धब्बों में के रूप में ये दिखाई देते हैं, परंतु यही धुंधले पीले रंग या काले बादामी रंग में बदल जाते हैं और पत्ते भी पीले रंग के होना शुरू हो जाते हैं और रोग की तीव्र अवस्था में पौधे सिकुड़े हुए दिखाई देते हैं और प्रकंदों की उपज में कमी आ जाती है। इसके यदि रोकथाम की जाए तो मैनकोजेब 0.2% के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो रोगों पर काबू किया जा सकता है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, फसल लगा देते हैं, फिर यदि फसल थोड़ी बहुत पीली पड़ रही है, पत्ते सूख रहे हैं, तो उन पर ध्यान नहीं देते हैं। वह ये सोचते हैं कि पत्ते पुराने हो चुके हैं इसलिए पीले पड़ रहे हैं, फसल सूख रही है, लेकिन एक्चुअल में उसमें कई तरह के रोग लग जाते हैं जिस वजह से पैदावार अच्छी देखने को नहीं मिलती है और किसान भाई बोलते हैं कि भाई हमारे खेतों में पैदावार अच्छी नहीं मिलती, सब कुछ सही रहा लेकिन पैदावार अच्छी नहीं निकली। तो कारण क्या हुआ, कमी कहाँ हुई? उस रोग के कारण। उस रोग के कारण प्रकंद जो उपज मिलनी थी वो नहीं मिली और समस्या हमें पता ही नहीं चला और फसल ही कटकर मार्केट में बिक गई। तो आप थोड़ा जागरूक बनिए और फसलों में लगने वाली हर बीमारी का इलाज खुद करिए और खुद उस बीमारी को पहचान करिए, तो आपके लिए उसमें काफी हद तक फायदा होगा और आप नुकसान से बचे रहेंगे। इसके बाद आता है एक और रोग, प्रकंद गलन रोग। यह रोग पाइयम ग्रामीनोकोलम के द्वारा फैलता है। अस्थायी तनों के कालर भाग मृदु एवं तर हो जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप पौधा गिर जाता है और प्रकंद सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यदि इस समस्या से बचना है तो रुपाई के पहले मैनकोजेब 0.3% के घोल में 30 मिनट तक उपचारित करने से इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। और खेतों में जब यह रोग दिखाई दे तो क्यारियों को भी मैनकोजेब से 0.3% से उपचारित करने पे ये समस्या आपकी नष्ट हो जाती है। अब इसके बाद इसमें एक लगता है सूत्रकृमि कीट। सूत्रकृमि कीट क्या होता है?
तो जैसे जड़ गांठ सूत्रकृमि कीट होता है जिसे बोलते हैं मेलोडोगेन स्पी, और दूसरा कीट होता है छेद बनाने वाले सूत्रकृमि कीट जिसे राडोफोला सिमिलिस कीट बोलते हैं। हल्दी को हानि पहुंचाने वाले यह दो प्रमुख सूत्रकृमि कीट होते हैं। यह जड़ को क्षति पहुंचाते हैं और पौधे को कमजोर बना देते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके खेत में इस तरह की समस्या है तो मिट्टी में कार्बनिक मात्रा की वृद्धि करने से सूत्रकृमियों की वृद्धि रुक जाती है। तो यदि आपकी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी है, कार्बन की मात्रा कम है, तो ये सूत्रकृमि कीट देखने को अवश्य मिलेगा। तो इसकी रोकथाम के लिए मिट्टी में पूर्ण तरीके से पौष्टिक तत्वों की पूर्ति होना अति आवश्यक है। इसीलिए हम तभी तो बोलते हैं आप सभी से कि मिट्टी की जांच जरूर करवाइए, जिससे आपको पता लगेगा कि किस समय कौन सी समस्या है और मिट्टी में किस चीज की कमी है। अब इसके बाद दोस्तों लगता है इसमें एक लघु कीट। अब लघु कीट क्या होता है? तो लघु कीट के लार्वा और वयस्क जैसे लीमा स्पी पत्तों को ये खा लेते हैं। खास तौर पर मानसून के दौरान ये पत्तों पर लंबे समांतर निशान बना लेते हैं और प्रभाव वेदकों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इनको रोकने के लिए मालथायोन 0.10 के घोल को 3% के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो आपके लिए आसानी से ये लघु कीट खेतों से नष्ट हो जाएगा। ये मौसम के बदलाव के कारण लगता है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। यदि ये समस्या देखने को मिले तो आप इसका उपचार करें, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है दोस्तों तना भेदक, जो कि तने को ही खा जाता है। तो तना भेदक क्यों लगता है? ये कोनोगेलेस पंक्टिफेरालिस नाम का कीट होता है और यह हल्दी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट होता है और इसकी सुंडियां अस्थायी तनों में रहती है और भीतरी ऊतकों को खाती जाती है। छिद्रों में फ्रास निकालना और मुरझाए हुए प्रभों के माध्यम का भाग कीट होने के स्पष्ट लक्षण दिखा देता है। यदि आपको लगता है कि कुछ इस तरह की समस्या है, कैसे कि आपका पौधा मुरझा रहा है या फिर पौधों में कहीं कहीं छेद दिखाई दे रहे हैं, तो ये तनाव भेदक कीट आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब यदि इनका नियंत्रण करना हो तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों आप जुलाई अक्टूबर के दौरान ये समस्या आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो आप क्या करें कि 20 से 25 दिन के अंतराल पर मेलाथियान का 0.1% या फिर मोनोक्रोटोफास का 0.075% या फिर डिपेल का 0.3% छिड़काव कर देते हैं तो इन कीटों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और जब अस्थायी तनों के अंदरूनी पत्तों में कीट संक्रमण का प्रथम लक्षण दिखाई दे तब भी आप छिड़काव शुरू कर दें, तो इससे इन समस्याओं से निजात आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। अब बात करें दोस्तों कुछ ऐसे संसाधन की जो कि हल्दी की खेती के लिए हमें यूज में लिए जाते हैं, जैसे कि ताजी हल्दी को सुखाकर सूखी हल्दी प्राप्त करते हैं, मूल प्रकंदों से लगी हुई छोटी छोटी गांठों को हटा देते हैं और मूल प्रकंदों को प्राय बीज सामग्री के लिए रख लिया जाता है। हरी प्रकंदों को पानी में उबालने के बाद धूप में सुखा लिया जाता है। और यदि आप पहली बार हल्दी की खेती कर रहे हैं और उसको उबालने की प्रयास कर रहे हैं, तो दोस्तों जब इसे कढ़ाई में या फिर कहीं भी आप इसको भट्टी पे उबालेंगे तो इसमें तरह तरह की आवाजें आपको देखने को मिलेगी। तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। ये अक्सर देखने को मिलता है हल्दी में। जब कच्ची हल्दी को उबाला जाता है, उसे सेका जाता है, तो उसमें से कई तरह की आवाजें निकलती है और कई लोगों की कई तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग अवधारणाएं हैं, जैसे कि हल्दी आवाज लगाती है, हल्दी को दर्द होता है, हल्दी चिल्लाती है या फिर हल्दी का दोष हमें लगता है, और भी कई तरह की बातें हैं जो किसान भाइयों के माध्यम से अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें बताई जाती है। लेकिन आप निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर ये कार्य को करें। आवाज आए तो आने दीजिए, आप उसको करें, क्योंकि आप किसान हैं और किसान खेती में जो भी कार्य करता है उसे उसका दोष नहीं लगता है, लेकिन प्रकृति के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करना है। अब इसके बाद परिशोधन के परंपरागत तरीके से प्रकंदों को साफ करके उतने पानी में उबालते हैं जितने से प्रकंद डूबी रहे। जब इसे हल्दी की विशेष गंध के साथ झाग और सफेद धुआं निकलने लगता है तब उबालना बंद कर देते हैं और प्रकंद नरम होने तक 45 से 60 मिनट उबालते रहना चाहिए। और उबालना बंद करने की अवस्था में हल्दी के रंग एवं सुगंध पर काफी प्रभाव डालती है। अधिक उबालने से उपज की गंध नष्ट हो जाती है और कम उबालने से हल्दी सूखी भंगुर रह जाती है।
तो आपको मध्यम अवस्था में उबालना है और उबालते वक्त ही आपको पता चल जाएगा कि हमारी हल्दी अच्छे से उबली है कि नहीं। सब कुछ कलर पर डिपेंड करता है। अब बात करें इसमें नाल किस तरीके से किया जाता है, जो नांद होता है वह कैसे करते हैं। तो परिशोधन के विकसित वैज्ञानिक तरीकों से साफ की हुई हल्दी के गांठों को करीबन 50 किलोग्राम ले लेते हैं और 0.9 मीटर गुणा 0.5 मीटर गुणा 0.4 मीटर के आकार में GI या MS शीट से बनाई हुई सामान्यतर हत्थे वाली छिद्र युक्त नांद में इसे रख दिया जाता है और हल्दी के गांठों सहित इस नांद को कड़ाही में रख देते हैं। नांद में हल्दी डूबने तक 100 लीटर पानी भर देते हैं। इसके बाद पूरी हल्दी को नरम होने तक उबाला जाता है। उबली हुई हल्दी को नांद के साथ कड़ाही से निकालते हैं और हल्दी उबालने के लिए प्रयोग किए गए पानी को कच्ची हल्दी के परिशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यदि कटाई से 2 या 3 दिन बाद हल्दी को संशोधित किया जाता है और यदि संशोधित करने में देरी हो रही है तो प्रकंदों को छायादार स्थान अथवा लकड़ी के बुरादे या नारियल की जटा की धूल से ढककर रखना चाहिए, जिससे कि हल्दी का कलर हमारा नहीं उड़े। अब बात करते हैं संशोधित करने के बाद इसे किस तरीके से सुखाना चाहिए। दोस्तों, पकी हुई हल्दी की गांठों को चटाई बिछाकर अथवा सूखी जमीन पर धूप में सुखा लेना चाहिए। ध्यान रहे कि जहां पर सुखा रहे हैं वहां पर धूल या मिट्टी ना हो, क्योंकि यह खाने के रूप में भी प्रयोग ली जाती है और यह सौंदर्य को निखारने में भी प्रयोग की जाती है और मसाले के रूप में भी कई तरीके से प्रयोग की जाती है। तो आपको इसमें सुरक्षित जगह पर रखना है जहां पर धूल मिट्टी के कण ना पहुंच रहे हो। इसके बाद पतली चादर पर सुखा सकते हैं। उपयुक्त है कि इस तरह सुखाई गई हल्दी के रंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रात में प्रकंदों को किसी ऐसी वस्तु से ढक देना चाहिए जिससे वायु संचार अवरुद्ध ना हो और इसकी पूरी तरीके से सूखने की विधि 10 से 15 दिन तक हो जाती है। अब इसके बाद इसे कम से कम 500 सेल्सियस के अधिक तापमान पर गर्म हवा मतलब क्रॉस फ्लो हॉट एयर देकर कृत्रिम तरीके से सुखाने पर भी संतोषजनक उपज मिल जाती है। बचे हुए हल्दी के टुकड़ों को धूप में सुखाने की अपेक्षा कृत्रिम तरीके से सुखाने पर अच्छे रंग वाली उपज मिल जाती है, क्योंकि धूप में सुखाने पर फर्श की धूल लगने से इनका रंग फीका हो जाता है और यदि कृत्रिम तरीके से इसको सुखाएंगे तो कलर में काफी हद तक पीलापन बना रहता है। अब बात करें दोस्तों इसको सुखाने के बाद पॉलिश करने की, तो सूखी हुई हल्दी देखने में अच्छी लगती है और इसके बाहरी सतह पर छिलके और जड़ों के टुकड़े लगे होने के कारण खुरदुरी हो जाती है। इसे दिखने में अच्छा बनाने के लिए अच्छे तरीके से मशीनों या हाथों द्वारा रगड़कर चिकना और पॉलिश करके सुधार लिया जाता है। ये एक बड़े स्तर पर कार्य किया जाता है और हाथ से पॉलिश करने के लिए इसे सख्त जमीन पर रगड़ते हैं और नए तरीके द्वारा संशोधित करने के लिए हस्तचालित यंत्र के केंद्रीय अक्ष पर लगे बेरलों या पाइपों, जिनमें दोनों ओर से घिसने वाली लोहे का जाल लगा होता है, जब हल्दी से भरे हुए बेरलों पीपों को घुमाया जाता है तब जाली की सतह से रगड़कर तथा पीपे के अंदर हल्दी की गांठों के आपस में रगड़ने से हल्दी चमकीली और चिकनी हो जाती है। और यदि बिजली से चलने वाले पीपों से इसे चमकीला बनाया जा रहा है तो वहाँ भी फायदेमंद होता है। और पॉलिश करने के बाद हल्दी में 20 से 30% तक बदलाव देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसको रंगने की, तो संशोधित हल्दी का रंग इसके मूल्य का प्रभाव डालता है। उपज को आकर्षित बनाने के लिए पॉलिश करने के अंतिम दौर में थोड़ा पानी मिलाकर हल्दी पाउडर का छिड़काव किया जाता है। और बात करें दोस्तों अब ये सब कुछ करने पर बीजों के प्रकंदों का भंडारण किस तरीके से कर सकते हैं, तो हल्दी के खेती में बीज सामग्री के लिए रखी गई प्रकंदों को हल्दी के पत्तों से ढककर अच्छे से हवादार कमरों में रखना चाहिए। बीज प्रकंदों को लकड़ी के बुरादे, रेत, ग्लाइकोसिस, पेंटाफिला या पत्तों आदि से भरे हुए गड्ढों में भी रखा जा सकता है। इन गड्ढों को हवादार बनाने के लिए 1 या 2 छिद्र युक्त लकड़ी के तख्ते से ढक देना चाहिए। और यदि स्केल का सल्क का संक्रमण दिखाई पड़े तो प्रकंदों को 15 मिनट तक 0.075% क्वानलफोस के घोल में और फफूंदी के कारण भंडारण में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए 0.3%
मेन को जेब में डुबा कर रखने से इस तरह की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी और भंडारण अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ कुछ इस तरीके से पूरी विस्तार से जानकारी हमने समझ ली है कि किस तरीके से हल्दी की वैज्ञानिक तरीके से या फिर अधिक पैदावार लेने के लिए खेती की जाती है। टर्मेरिक फार्मिंग या टर्मेरिक कल्टीवेशन किस तरीके से की जाती है जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार मिल सके, इसके बारे में दोस्तों विस्तार से हमने यहाँ पर समझा। कौन सी किस्में हैं, क्या मौसम होना चाहिए, कब लगा सकते हैं, किस तरीके से रंगते हैं, क्या उबालते हैं, कटाई कब करें, भंडारण कैसे करें, सब कुछ आपने स्टेप बाय स्टेप विस्तार से यहाँ पर समझा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आ गई हो, तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ में छोटा सा घंटी का आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला इसी तरह का और भी खेती किसानी बागवानी का लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। वीडियो पसंद आ गई हो तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल सके। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की और भी हेल्पफुल जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।